अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की सेकंड वीडियो, चैप्टर नंबर सेकंड, ग्रेड 10th बायोलॉजी सिंध बुक, और इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हम सेलेक्ट करें, वो टर्मिनोलॉजीज़ जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी बेसिक बनाना चाहते हैं, इंटरमीडिएट के लिए अपनी बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अहम है। वो स्टूडेंट जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को रीड आउट करके उनको उनके वाले से अपनी बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अहम वीडियो है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस इसका नाम है और देखते हैं पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है होम्योस्टेसिस। The maintenance of a constant internal environment is called homeostasis. Constant internal environment, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के बाहर एक एनवायरनमेंट है जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं, और एक इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको कांस्टेंट रखना, इसको बराबर रखना, इसको कम नहीं होने देना और इसको बढ़ने नहीं देना, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। एनवायरनमेंट, लिविंग प्लस नॉन लिविंग और लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़ की बॉडी के बाहर भी चीज़ें मौजूद हैं, लिविंग भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो एयर है, सॉयल है, सॉल्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गैसेस हैं। सो ये कहलाता है। अच्छा, उसके साथ साथ लिविंग थिंग्स भी मौजूद, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारी चीज़ें। सो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऐसी चीज़ें जो उसकी बॉडी के ऊपर असर कर सकें, असरअंदाज हो सकें, उन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं एनवायरनमेंट। लिविंग बॉडी के बाहर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो उसके सराउंडिंग में मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट, वाटर क्वांटिटी, डिफरेंट सोल्यूट्स एंड टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, जैसे हमने बात की थी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन करना। तीन चीज़ें, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 सॉल्यूट्स, और नंबर 3 जो है वो टेम्परेचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। और ये तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। एंजाइम्स, प्रोटीन्स दैट कैटेलाइज, स्पीड अप वाइटल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बल्कि आप ये कह लें कि हमारी एक सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को के लिए एंजाइम्स की नीड होती है जो कि उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकें, जल्दी करा सकें, ठीक है। वो केमिकल कहलाते हैं एंजाइम्स। ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है, यानी प्रोटीन के बने होते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना एंजाइम का काम है। और एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। Feedback mechanism that return the body to the normal internal state are homeostasis। अभी हमने बात की थी कि हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो जब कभी कोई चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल वाटर लेवल लो हो जाए या वाटर लेवल हाई हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो लो वाटर लेवल को बराबर लेकर आए, या फिर अगर अप लेवल है, ज़्यादा पानी है, उसको दरमियाने लेवल पे लेकर आए, यानी अपने लेवल पे लेकर आए। कम हो जाए तो अप ऊपर लेकर आए, बढ़ जाए तो कम कर दे। उस मैकेनिज्म को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आती है तो उस चेंज को वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आना किसका काम है, फीडबैक मैकेनिज्म का। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, पाथवे दैट कॉजेज द आउटपुट टू चेंज इवन मोर इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल डेविएशन। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल डेविएशन आई है, फॉर एग्जाम्पल एक लेवल है ये, ठीक है, एक चेंज आई, एक फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल कम हो गया। अब पॉजिटिव क्या करेगा, इसको मजीद और कम कर देगा, उसी डायरेक्शन में काम करेगा जो चेंज आई है, जो डिविएशन आई है उसी डायरेक्शन में अगर काम करे तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल लेवल है, ये हमारे पास कम हो गया है, ठीक है, लेवल कम हो गया, चेंज आ गई, अब एक मैकेनिज्म होगा जो इसको वापस लेकर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में।
चेंज इस डायरेक्शन में आई थी लेकिन ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आएगा, तो ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक कौन सा था? जिस डायरेक्शन में चेंज आई है उसी डायरेक्शन में काम करे, मजीद चेंज को बड़ा कर दे, आप ये कह लें, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या है? पाथवे दैट कॉजेज चेंजेस इन द आउटपुट टू द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल डेविएशन। यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक जो इनिशियल डेविएशन आई थी, जो चेंजेस आई थी, उन चेंजेस को वापस नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करेगा, उस चेंज को मिनिमाइज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी वाटर क्वांटिटी ये नॉर्मल है, अच्छा अब ये कम हो गई, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? इसको, ये जो चेंज आई इसको वापस ऊपर लेकर आएगा, बराबर कर देगा। या फॉर एग्जांपल वाटर क्वांटिटी बढ़ गई है तो नेगेटिव फीडबैक उसको वापस लेकर नॉर्मल कर देगा। तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा था? उसी डायरेक्शन में, यानी उस चेंज को बढ़ा रहा था जो चेंज आई थी इंटरनल एनवायरनमेंट में। जबकि नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? उस चेंज को कम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी आर इंटरनल सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है किसी भी चेंज के अगेंस्ट, किसी भी चेंज के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर मिसाल गर्मी है, हमने पानी कम पिया है, तो हमारी बॉडी को फ़ौरन क्या फील होता है कि जी प्यास लगने लग जाती है, बहुत सारी चेंजेस आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा सलाइवा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारे पसीने कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सो हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म जनरेट होता है जो कि ब्रेन तक पहुंचता है कि जी अब आप मज़ीद पानी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर दें ताकि बॉडी का जो लेवल है वाटर का वो बराबर हो जाए। सो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, उस बॉडी का रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, या इंटरनल एनवायरनमेंट का एक रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर इन सॉल्ट कंडीशंस। हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमने बात की थी 3 चीज़ों की मेंटेनेंस होती है, वाटर, सॉल्ट्स एंड टेम्परेचर। सो अगर हम वाटर एंड सॉल्ट्स की बात करें, वाटर और सोल्यूट्स की बात करें, तो उसको हम कहते हैं, उसकी मेंटेनेंस क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन। दोबारा बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्लस सॉल्ट्स या सोल्यूट्स की मेंटेनेंस क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन टर्म से निकला है टेम्परेचर को मेंटेन करना, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सूटेबल लिमिट्स। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना सूटेबल लिमिट्स में क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है? याद रखिएगा, जैसे अभी हमने बात की थी एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स सूटेबल टेम्परेचर में काम करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं होंगे। जब वो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी ज़िंदा भी नहीं रह पाएगी। सो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार वगैरह में, तो कोशिश की जानी चाहिए कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, वापस लेकर आ जाए, ठीक है। होता यह है कि वो एंजाइम काम नहीं करते। सो थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती है, ठीक है, उनके रिमूव करना, बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिन वगैरह है और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये बॉडी से निकालना किडनी के थ्रू बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ट्रांसपायरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा इन वेपर्स फॉर्म। प्लांट्स की जो लीव्स हैं, ठीक है, इसके नीचे सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराखें होती हैं, उनके थ्रू वाटर का रिमूव हो जाना, बाहर चले जाना वेपर्स की सूरत में, गैस की सूरत में, ऐसे वेपर जो हमें नज़र नहीं आते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के लीव्स के निचले सरफेस पर जो पोर्स हैं, स्टोमेटा है, उसके थ्रू एक्सेस वाटर का बाहर चला जाना वेपर्स की सूरत में क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। गुटेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स थ्रू स्पेशल पोर्स हाइडेटोर्स। वाटर का रिमूव हो जाना उसी तरह से जैसे अभी ट्रांसपायरेशन में हो रहा था, लेकिन 2 मेजर चेंजेस हैं, 2 बड़ी डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, वहाँ पर वाटर ट्रांसपायरेशन में वेपर्स की सूरत में निकल रहा था, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ड्रॉपलेट्स की सूरत में निकलेगा। नंबर 1। दूसरी बड़ी डिफरेंस ये है कि वहाँ पर स्टोमेटा से निकल रहा था और यहाँ पर जो पानी निकलेगा वो हाइडेटोर्स से निकलेगा, जिनको स्पेशल पोर्स कहते हैं, हाइडेटोर्स। दोबारा देखें, रिमूवल ऑफ वाटर इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स थ्रू स्पेशल पोर्स हाइडेटोर्स। हाइडेटोर्स के ज़रिए वाटर का बाहर चले जाना ड्रॉपलेट्स की सूरत में, छोटे छोटे कतरों की सूरत में, इसको हम कहते हैं गुटेशन। और अगर वो वेपर्स की सूरत में बाहर जाए और स्टोमेटा के ज़रिए बाहर जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स ग्रो इन आर ऑन वाटर, एग्जाम्पल वाटर ले ली। वो प्लांट्स
जो पानी के बिल्कुल अंदर या फिर ऊपर तैर रहे होते हैं, यानी पानी में ही रहते हैं, वो पानी में वो ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सो वाटर के अंदर अगर वो रह रहे हैं तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। इनके लिए बहुत एक्सेस वाटर होता है और यूजुअली इनके जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े छोटी छोटी लीव्स होती हैं, बहुत यूनी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ताकि एक्सेस वाटर जो है वो ज़्यादा रिमूव हो सके, बाहर जाए, ठीक है। हेलोफाइट्स प्लांट्स ग्रो इन द सॉल्टी एरियाज नियर सी एंड ओशंस। वो प्लांट्स जो सॉल्टी एरियाज में मौजूद हैं, सॉल्टी वाटर में मौजूद हैं, जैसे ओशंस या सी के जो हमारे पास वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, तो वहाँ जो प्लांट्स मौजूद होते हैं या जो ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। इससे पहले हमने बात की थी हाइड्रोफाइट्स की, यानी फ्रेश वाटर में अगर मौजूद हैं, और हेलोफाइट्स कहाँ मौजूद हैं, मेरीन वाटर में, यानी ऐसे वाटर जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, जैसे समंदर और ओशन का जो पानी है। मीजोफाइट्स प्लांट्स ग्रो इन मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल। वो पौधे जो कहाँ मौजूद हों, जहाँ सॉइल में दरमियाना पानी मौजूद है, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर भी मौजूद ना हो और बहुत कम वाटर भी मौजूद ना हो, दरमियाना लेवल का वाटर मौजूद हो, दरमियाने लेवल का वाटर मौजूद हो, या यूँ समझ लें कि मुतदिल, उसको उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुतदिल वाटर मौजूद हो, क्वांटिटी मौजूद हो वाटर, वहाँ पर जो पौधे ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स ग्रो इन सॉइल ऑफ लो वाटर क्वांटिटी। वो पौधे जो उस एरिया में मौजूद होते हैं जहाँ पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, उन पौधों को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर जो पौधे ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। और एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पर प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, और अक्सर लीव्स जो हैं वो यूँ समझ लें कि स्केल्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में मौजूद होते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, उनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। फ्रेश वाटर द वाटर विच कंटेन्स वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स कॉल्ड फ्रेश वाटर। वो पानी जहाँ पर सॉल्ट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो, वो पानी जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम हो, उस पानी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर। आप देखते हैं जो हम पानी पीते हैं, जहाँ फॉर एग्जांपल दरिया से हासिल करते हैं, चश्मों से हासिल करते हैं, वो पानी क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर। और नेक्स्ट हमारे पास है मेरीन वाटर। वाटर कंटेन्स हाई सॉल्ट्स कंसनट्रेशन। वो वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन मौजूद हो। अगर हम समंदर या ओशन का पानी को देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक मौजूद होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेरीन वाटर, ठीक है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट when the internal environment of the cell is less concentrated than external environment। देखें सुने, फॉर एग्जांपल एक सेल है, उस सेल को हमने एक बर्तन में रखा है, उस बर्तन के अंदर भी एक सोल्यूशन मौजूद है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्ट्स है और वाटर है, समझ ले सॉल्ट और वाटर है। अच्छा, एक सोल्यूशन सेल के अंदर है और एक सोल्यूशन हमने जो बर्तन में वहाँ बनाया हुआ है। अब अगर सेल का सोल्यूशन वो लेस कंसनट्रेटेड है, यानी उसमें क्या है, उसमें सोल्यूट कम है, उसमें सॉल्ट कम है, तो उसका मतलब है कि वाटर ज़्यादा होगा। अच्छा, बाहर क्या है, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल के अंदर सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। हमने कहा लेस कंसनट्रेटेड, लेस कंसनट्रेटेड का मतलब ये होगा कि सोल्यूट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा, जबकि बाहर क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। वाटर अंदर से बाहर जाना शुरू करेगा, बाहर जाना शुरू करेगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि वाटर कहाँ से ट्रेवल करेगा, हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो इस सूरत हाल में जो सोल्यूशन है बर्तन के अंदर जो हमने बनाया हुआ है, वो सोल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आई थिंक ये हाइपरटोनिक होना चाहिए, ठीक है, मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन इन माय ओपिनियन इट इज़ हाइपरटोनिक। अगर बाहर सोल्यूशन में मिसाल के तौर पर सोल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, तो ये हाइपरटोनिक होना चाहिए। उन्होंने हाइपोटोनिक लिखा, गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ दोबारा आगे हाइपरटोनिक, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है। व्हेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इज लेस कंसंट्रेटेड देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पर बात सही की गई है। पहले में क्या होना चाहिए था, अगर आप हाइपोटोनिक लेते हैं तो हाइपोटोनिक का मतलब ये होगा कि अंदर ज़्यादा हो कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की, बाहर कम हो, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में वही कंडीशन है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है कि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, पानी कम है, अंदर सॉल्ट्स कम है, पानी ज़्यादा है, पानी अंदर से बाहर जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। किसका, बर्तन का, ठीक है। यहाँ बर्तन का हाइपरटोनिक है और अंदर क्या है, हाइपोटोनिक। ये थोड़ा कंफ्यूज टॉपिक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपको क्लियर हो जाए।
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बर्तन है और एक सेल है। अब सेल के अंदर अगर सोल्यूट ज़्यादा है वाटर कम होगा, सोल्यूट कम है वाटर ज़्यादा होगा, ओके। वाटर बाहर से अंदर जाएगा। अच्छा, बाहर वाला सोल्यूशन कहलाएगा, बाहर वाला सोल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक, और अंदर वाला क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक। अगर उलट हो जाए, यानी अंदर कंसनट्रेटेड क्या हो जाए, कम हो जाए, और बाहर कंसनट्रेटेड ज़्यादा हो जाए, अंदर सोल्यूट कम हो, बाहर सोल्यूट ज़्यादा हो, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर, चूँकि सोल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगा। अच्छा, इस तरह अंदर वाला हाइपोटोनिक और बाहर वाला हाइपरटोनिक। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोनिक। ये बहुत ईजी है। अगर सेल और बर्तन में जो सोल्यूशन मौजूद है, इन दोनों की कंसनट्रेशन बराबर है, यहाँ भी 5% सॉल्ट मौजूद है और यहाँ पर भी 5% सॉल्ट मौजूद है, दोनों की कंसनट्रेशन बराबर है, इस सूरत हाल में सोल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट या आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऑस्मो कॉन्फ्रोमर्स, ऑस्मोकॉन्फ्रोमर्स, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, सो पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन इंटरनल आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन रखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि मेंटेन हो। इसको हम कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हैं, वो जानवर जो कि बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या कोल्ड ब्लडेड जो है हमारे पास लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करता है, इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया कहलाता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। हीमोलैम्फ, सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ कॉकरोच विच इज़ वाइट इन कलर। अच्छा, कॉकरोच के अंदर एक सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है, वहाँ पर भी एक फ्लूइड मौजूद है जिसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, वो वाइट कलर में होता है, हमारे ब्लड रेड कलर का है, जबकि कॉकरोच के अंदर जो फ्लूइड है वो हमारे पास है वाइट कलर का, ठीक है, तो उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, वो जानदार जिनके बैकबोन मौजूद हैं, जिनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। बहुत इजी है। नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी के अंदर यूनिट्स मौजूद है, सेल्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो काम हम कहते हैं किडनी परफॉर्म कर रहा होता है, वो किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, वो एनिमल्स जो कि ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर दोनों के ऊपर रह सकते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वो ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, तो उन एनिमल्स को क्या नाम होते हैं, एम्फीबियंस। एपिडर्मिस, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज एपिडर्मिस। स्किन की बेसिकली 2 3 4 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स फिलहाल हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सबसे बाहर, अंदरूनी और इनर लेयर, आउटर, मिडल एंड इनर। सो ये जो आउटर लेयर है ये क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। ये हमारे पास क्या कहलाता है, डर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस। हम आगे पढ़ेंगे। डर्मिस, ये बिटवीन वाली लेयर क्या कहलाती है, डर्मिस। और फर्दर मोर हमारे पास हाइपोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की जो सबसे अंदर की लेयर मौजूद होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आउटर लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस दरमियान में है, और हाइपोडर्मिस जो कि इनर लेयर है, ठीक है। रिसेप्टर्स, सेल आर ऑर्गन दैट कैन डिटेक्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि चेंज तो आ जाती है इंटरनल एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल चेंज आ गई, तो एक ऑर्गेनिज्म को कैसे पता चलता है कि चेंज आई है। अब हमने फॉर एग्जांपल अपोजिट काम करना है, क्योंकि हमने मेंटेन करना है, कैसे पता चलता है, पता इसलिए चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, या ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, या ऑर्गन्स मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट की बात करें तो हमें कैसे पता चलता है कि लाइट है या नहीं है, हमारे आइज़ के अंदर सेल मौजूद है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है कि लाइट मौजूद है या नहीं है, ओके। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। वो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंज आती है वो डिटेक्ट करता है और फिर दिमाग तक भेजता है कि देखिए ये चेंज आई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी के अंदर
मिसाल के तौर पर यू कह लें कि जी वाटर की कमी है, ठीक है। सो ब्लड के अंदर वाटर कम हो जाएगा, ब्लड जाएगा ब्रेन के अंदर, ब्रेन या फिर बॉडी के अंदर कहीं पर रिसेप्टर मौजूद है और डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर वाटर कम है। ब्रेन को ऑर्डर करेगा कि जी पानी की क्वांटिटी चाहिए क्योंकि ब्लड के अंदर अब वाटर की क्वांटिटी कम हो चुकी है। सो फिर हम जाते हैं और पानी पी लेते हैं और क्वांटिटी बराबर हो जाती है, ठीक है। सो रिसेप्टर वो जो चेंज डिटेक्ट करते हैं। वेसोडाइलेशन, एक्सपेंडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का एक्सपेंड हो जाना, साइज़ बढ़ जाना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स वेसोडाइलेट कर जाते हैं या डायलेट कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का साइज़ बड़ा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड आर एयर। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली इसकी 3 मेथडोलॉजीज़ हैं। नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में होता यह है कि एक मॉलिक्यूल गर्म होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल का हीट ट्रांसफ़र करेगा और फिर फर्दर आगे चलता जाएगा। जबकि कन्वेक्शन में क्या होगा कि एयर या फिर फ्लूइड के मॉलिक्यूल जब गर्म होंगे तो वो ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और अपने साथ हीट लेके जाएगा, वहाँ किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या तो वो मॉलिक्यूल इसकी जगह आ जाएगा वो या वहीं किसी और को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके के कारक क्या नाम लेते हैं, कन्वेक्शन। यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल की बात हम नहीं कर रहे बल्कि लिक्विड और फ्लूइड की बात कर रहे हैं और एयर की बात कर रहे हैं या गैस की बात करें कि जिसके मॉलिक्यूल गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और अपने साथ हीट लेके जाए, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल्स। वेन्स और आर्टरीज, ब्लड वेसल्स की हम बात कर रहे थे तो 2 किस्म के हैं, वेन्स है और आर्टरीज है। वेन्स वो हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाते हैं टुवर्ड्स हार्ट, और आर्टरीज वो हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं फ्रॉम हार्ट टू द सेल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ये फर्दर जाकर नीचे डिवाइड हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सेल के पास कंप्लीट एक आर्टरी जा रही है या एक सेल के पास कंप्लीटली एक वेन जा रही है, नहीं, ये वेन्स फर्दर डिवाइड होकर छोटी छोटी वेन्स बनाती है जो हम कहते हैं कैपिलरीज। और इसी तरह से आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर छोटी छोटी आर्टरीज बनाती हैं, आर्टरीओल्स बनाती है, ठीक है। एक बात और भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि आर्टरीज और वेन्स जब डिवाइड हो जाएं, बहुत छोटी छोटी फर्दर स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। वेजो कंस्ट्रिक्शन, श्रिंकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इससे पहले हमने वेसोडाइलेशन पढ़ा था, यानी साइज़ बड़ा हो जाना, और अगर साइज़ यूँ है छोटा हो जाना, इसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, श्रिंकिंग हो जाए। हिलस, कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी विच फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ एक किडनी है और यहाँ एक किडनी है। ये जो कॉन्केव सरफेस है ये क्या कहलाता है, हिलस कहलाता है। ये बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम को ही फेस कर रहा होता है, ठीक है। यूरेटर, नैरो ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। हमने बात की थी कि किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद उससे नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिन अलग करेगा, बाकी ब्लड को वापस बॉडी के अंदर जो है कि लेके चला जाएगा, ठीक है। सो वो जो यूरिन अभी बना है किडनी के अंदर, वो नीचे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, लेकिन एक ट्यूब जा रही होगी किडनी से लेकर नीचे यूरिनरी ब्लैडर तक एक ट्यूब जा रही है, उस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, यूरेटर कहते हैं, जो कि यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक एक ट्यूब जा रही है, उस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर, 3 वॉल्ड मस्कुलर बैग विच स्टोर्स यूरिन। एक 3 वॉल बैग है, मस्कुलर बैग है। मस्कुलर का मतलब ये होता है कि मसल से बना होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे। ये स्टोर करता है यूरिन को। ये एक बैग है, 3 वॉल्ड है, मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, जो कि यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा, ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर पासेस यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ये वो ट्यूब है जो कि ब्लैडर से नीचे निकलेगा और यूरिन को बॉडी से बाहर आउटसाइड पास करेगा। किडनी से एक ट्यूब आ रही थी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक और ट्यूब नीचे जाएगी, बाहर की बॉडी से बाहर जाएगी, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर। पेरिटोनियम, मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द किडनी इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। किडनी के बाहर मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियम। किडनी को एक मेम्ब्रेन कवर करती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियल फ्लूइड इनसाइड पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है ये बेसिकली डबल लेयर है, तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड। वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, पेरिटोनियम, और वो फ्लूइड क्या कहलाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड। हिलियस डबल आया हुआ है। कॉर्टेक्स, द आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन।
किडनी का जो आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन है, अगर हम बात करें, किडनी यू शेप है, यहाँ बाहर के जो है ना डार्क ब्राउन एरिया होता है, ये डार्क ब्राउन एरिया क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। मेडुला द इनर लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी विच कंटेन्स नेफ्रॉन। अब अगर हम बात करें, इसको काटें तो ये बिल्कुल यूँ आता है, यूँ कटा हुआ है। सो आउटर डार्क पोर्शन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉर्टेक्स, जबकि इनसाइड जो लाइटर पोर्शन है वो क्या कहलाता है? मेडुला, जिसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद है। पेल्विस, पेल्विस इज द फनल लाइक स्पेस, फनल लाइक स्पेस। किडनी के अंदर एक फनल लाइक स्पेस होती है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है हर नेफ्रॉन से, उसको हम क्या नाम देते हैं? पेल्विस। नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी से पहले पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशन, टेकिंग आउट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, ब्लड से मटेरियल को बाहर निकालना। ब्लड के अंदर मटेरियल मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, तो बेसिकली किडनी क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। ब्लड जाता है किडनी के अंदर और किडनी से फिल्टर होकर बॉडी में दोबारा चला जाता है, जबकि वो जो मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, उस प्रेशर की वजह से वो चीज़ें भी फिल्टर, मिसाल के तौर पर प्रोसेस ऑफ नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होगी, यानी वो चीज़ें भी फिल्टर हो जाएंगी जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव होगी, ठीक है, सेलेक्टिव नहीं होगी, कुछ चीज़ें सेलेक्ट हो गई और कुछ नहीं होगी, कुछ चीज़ें पास हो गई, कुछ चीज़ें पास नहीं, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि नॉन सेलेक्टिव होगी, जो भी चीज़ें आ रही होंगी सारी मतलब रुक जाएंगी, ठीक है, पास नहीं होंगी। किडनी स्टोन, सॉलिड क्रिस्टल एग्रीगेशन फॉर्म्ड इन किडनी फ्रॉम डिजोल्व यूरिनरी मिनरल्स। बेसिकली हम बॉडी के अंदर पानी पीते हैं ताकि ब्लड के अंदर वाटर क्वांटिटी बढ़ जाए। अब होता यह है कि अगर हम कम पानी पिए तो उस ब्लड के अंदर बेसिकली जो मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ये जमा होना शुरू हो जाती हैं, सॉलिड एग्रीगेशन बन जाती हैं किडनी के अंदर, सॉलिड मास बन जाता है, इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। फॉर्म्ड इन किडनी फ्रॉम डिजोल्व यूरिनरी मिनरल्स। बेसिकली पहले वो डिजोल्व होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सॉलिड सॉल्ट्स मौजूद नहीं होती, बल्कि डिजोल्व सॉल्ट्स मौजूद होती है, डिजोल्व मिनरल मौजूद होती है, तो वो किडनी के अंदर क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं और एक सॉलिड मास बन जाता है जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। और बेसिकली ये उस वक्त होता है जब आप कम पानी पीते हैं, ठीक है, या किडनी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा हो। किडनी फेलियर, व्हेन किडनी स्टॉप्स परफॉर्मिंग प्रॉपर्ली, अगर किडनी प्रॉपर्ली परफॉर्म करना छोड़ दें, यानी वो जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो प्रॉपर्ली ना हो, तो उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। डायलिसिस, प्रोसेस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट पर्टिकुलरली द यूरिया फ्रॉम द ब्लड। अब किडनी जब फेल हो जाते हैं तो उस वक्त ये होता है कि एक किडनी का पूरा प्रेशर दूसरे पर आ जाता है, एक किडनी का लोड दूसरे पर आ जाता है, वो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन अगर वो भी फेल हो जाए तो होता ये है कि फिर डायलिसिस करवानी पड़ती है। उस इंसान की जो है, अगर हम बंदे की बात करें तो ये होगा कि डायलिसिस होगी, अदरवाइज जो है ब्लड फिल्टर नहीं होगा, ब्लड के अंदर मटेरियल, वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर ही रहेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या नाम है? डायलिसिस। एक साइड से ब्लड लिया जाता है, उस मशीन से पास किया जाता है, वापस एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी के अंदर। तो डायलिसिस बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, और इसको हम वो भी कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जी आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। सो ये आज की टर्मिनोलॉजीज थी इंपॉर्टेंट, उम्मीद है आपको पसंद आ गई होंगी, और कोई ऐसी कमी बेशी जो आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके स्लाइड्स भी हम आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, नंबर गिवन है हमारे इससे पिछली वीडियोज़ में, इसमें भी मेंशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।